नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई आम क्लास नहीं है, पूछता है भारत में। मैं अजीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। तो जो छात्र क्लास के अंतर्गत आ चुके हैं, आप सभी को मैं बता देना चाहूंगा कि आलिए रे आलिए, भग मत जाइए। ये आपने सुना होगा, काफी बेहतरीन डायलॉग है। और क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का डायलॉग है, तो इसी वजह से मैंने उत्तर प्रदेश की इस क्लास के अंतर्गत इसका प्रयोग किया। ये आज हमारा 12वें नंबर का मॉक पेपर होने वाला है। ओवरऑल इसके अंतर्गत मैंने सोच लिया है कि जब तक आपके एग्जामिनेशन होने शुरू नहीं हो जाते हैं, तब तक ये तगड़े तरीके से आपको मॉक देखने को मिलते रहेंगे। मतलब बहुत लिमिटेड समय में ये सारी चीजें आपको पूरी होती रहेंगी। जैसे क्लास के अंदर प्रकाश सिंह आके कह रहे हैं, जय मां भवानी, जय मां भवानी। राम राम मास्टर साहब, राम राम जी। स्टार्ट करते हैं क्लासों को। देवशीन भी क्लास के अंदर आ चुके हैं। देवशीन हमारे पुराने छात्र हैं। देवशीन के द्वारा अलग अलग मैसेज किए गए हैं अब तक हमारी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर भी, और वहां भी किए गए हैं मैसेज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस खास क्लास को और चीजों को बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्लास के अंतर्गत कौन कौन आ चुका है। मैं देख रहा हूं शैली है, सुमित है, मासूम है, गुरूट है, ठीक है, सोलंकी है, और भी बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देना चाहूंगा, तो यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए मॉक है। ये यूपी पुलिस के लिए आपके मॉक देखने को मिल रहा है। एसआई और यूपी पुलिस के लिए मॉक है। ये मॉक पेपर नंबर 12 है। ये क्या है भाई साहब? दिस इज मॉक पेपर नंबर 12। मॉक पेपर नंबर 12 आपको ये देखने को मिल रहा है। मॉक पेपर 12 है ये। मॉक पेपर 12 है ये, ठीक है। और ये मिलता रहेगा। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे यूपी जी के मूल विधि, ठीक है। इसके अलावा आपका जो कंप्लीट जीके होती है हमारी, कंप्लीट जीके भी इसके अंतर्गत होगी, ठीक है। करंट अफेयर भी इसके अंतर्गत होगा। साइंस के भी एक दो क्वेश्चन इसके अंतर्गत होंगे, बट साइंस के क्वेश्चन कम रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार सब मिलकर अगर आप क्लास को लाइक कर दोगे तो अपने आप माहौल बन जाएगा, ठीक है। चलो लीजिए, पहला सवाल आपके सामने। सवालों से सीधी भिड़ंत होगी। सवाल आपके सामने फेंक के मारा गया है। सवाल का जवाब मुझे दीजिए। तो 73 बार 74 बार संविधान संशोधन हुआ है, उसके संदर्भ में एक क्वेश्चन है, ठीक है। जय श्री राम भाई। इसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज और नगर पालिका संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। मतलब कि जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको देखने को मिलते हैं, इनके द्वारा पंचायती राज को और नगर पालिका और संस्थानों को संवैधानिक दर्जा मिलता है। 73 से इसको मिला और 74 से इसको मिला। ये हुए कम है, दोनों ही 1992 में हुआ है। और अगर हम बात करते हैं पंचायती राज जो लागू होता है वो 24 अप्रैल को होता है 1993 में, 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ। वहीं अगर मैं दूसरे की बात करता हूं, यह आपका कहां लागू होता है, ये 1 जून में देखने को मिल जाएगा 1993 में। तो करेक्ट आंसर ये है कि ये पॉइंट ऐसे हैं। इन संशोधनों ने राज्य वित्त आयोग के गठन को अनिवार्य बनाया। ये संशोधन कहते हैं कि राज्य का वित्त आयोग जो है वो जरूरी है। क्लास के अंतर्गत बात को समझिएगा, क्योंकि राज्य का जो वित्त आयोग है वो आर्टिकल 243I और 243Y इसको मैंडेटरी बना दिया गया। प्लस ये भी कहा गया कि इनकी जो नियुक्ति है, इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? 4+1 सदस्य इसमें होते हैं। 4+1 सदस्य होते हैं। कुल मिला के 5 सदस्य देखने को मिलते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो सदस्य होते हैं इसके अंदर 4+1 इक्वल टू 5। और इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? राज्य वित्त आयोग की अपॉइंटमेंट कौन करता है? सर अपॉइंटमेंट आपको देखने को मिलती है किसके द्वारा? बाई गवर्नर आपको देखने को मिल जाएंगे कि गवर्नर के द्वारा अपॉइंटमेंट इसके अंतर्गत होती है। इस चीज को समझिएगा। तो करेक्ट आंसर वुड बी कि भैया दोनों ही कथन सही हैं, और कथन एक की सही व्याख्या भी यह करता है। देखो व्याख्या तो नहीं करता, व्याख्या तो ये नहीं करता वास्तविकता में, लेकिन दोनों कथन सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। एक दूसरे की व्याख्या नहीं है, कथन दोनों ही सही आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे हम बात करें, बहुत बढ़िया था। जैसे क्लास के अंदर आती है, अनुपम ने बता दिया है कि डेटा खत्म हो चुका है, रेलवे स्टेशन की फ्री वाईफाई से क्लास ये देख रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, बात को समझिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? अब देखो ये है महालल्लू किस्म का सवाल। एक तो होता है लल्लू सवाल, एक होता है महालल्लू सवाल। ये कुछ उसी प्रकार का सवाल है। देखो जी, अब ये सवाल नंबर तो 2 है, बट इसको हम थोड़ा सा मॉडरेट करते हैं। आप मुझे बताइए, वायसरॉय को, जो वायसरॉय होता है, वायसरॉय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति है या नहीं? अध्यादेश जारी की शक्ति है या नहीं? जारी की शक्ति है या नहीं है? तो फिर इसके लिए संशोधन कौन सा है? किस संशोधन के माध्यम से इसको यह मतलब शक्ति मिली थी, या उसको किस अधिनियम के माध्यम से यह शक्ति मिली थी? करेक्ट आंसर है आर्टिकल 123। 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान है। एक 213 के अंदर आपके राज्यपाल का अध्यादेश है, और राज्यपाल का अध्यादेश आपका यहां पर है।
और 356 की अगर मैं बात करता हूं, 356 की अगर मैं बात करता हूं, तो यह आपको देखने को मिलता प्रेसिडेंट रूल। ये आपको प्रेसिडेंट रूल के तौर पर देखने को मिल जाएगा। दिस इज नोन एज द रूल ऑफ प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट रूल में आपको देखने को मिलता है। बट वायसरॉय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपको ये कहां से देखने को मिलता है? करेक्ट आंसर है सर, वायसरॉय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है और ये 1861 के एक्ट में देखने को मिलती है। 1861 का जो भारत के अंदर भारत परिषद अधिनियम आया था, उसी के अंतर्गत आपको यह देखने को मिल जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे हम बात करते हैं, ये सारी चीजें पता हो। अब राष्ट्रपति को जो शक्ति मिलती है ये कहां से मिलती है? ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, हम बात करें कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहां से मिलती है, तो ये 1935 के अधिनियम से ली गई है। ये केवल तभी जारी की जा सकती है जब संसद का सत्र न चल रहा हो, व्हेन एनी सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट ऑनगोइंग। अगर संसद का सत्र चलता है तो वहां परेशानियां आती हैं, इस वजह से ये आपका इंपॉर्टेंट है। आपकी ये वाली क्लास फुल डाउनलोड कर ली है, अब घर जाकर देखूंगा, टेम्पो में बैठा हूं। अनुपम क्लास पूरी हो जाने तो तभी तो डाउनलोड करोगे। चलिए तीसरे नंबर का सवाल ये बताइए, जस्टिस सूर्यकांत को कौन से नंबर का जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? काफी अच्छा सवाल है आपका, ठीक है, काफी अच्छा सवाल है आपका, लेकिन ये बहुत लल्लू सवाल है। मैं इस सवाल का लेवल बदलूंगा। करेक्ट आंसर तो 53वां है, लेकिन मैं अपने एंड से क्वेश्चन डालूंगा। इतने भी आसान सवाल मैं नहीं पूछा करता, ठीक है, क्योंकि इतने आसान सवाल जो है वो लेवल खराब कर देते हैं आप लोगों का। तो इसी वजह से यहां पर अब मैं डालता हूं एक मजबूत सवाल। इस मजबूत सवाल के बारे में आप सभी चर्चा करेंगे। इसलिए मजबूत सवाल का जवाब क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज का है, सुप्रीम कोर्ट के जज का ही पूछूंगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट जज है, सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज जज अधिकतम कितने वर्ष के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जज अधिकतम कितने वर्ष के लिए, अधिकतम कितने वर्ष के लिए, वर्ष के लिए, अधिकतम कितने वर्ष के लिए, अधिकतम कितने वर्ष के लिए जो है आपका ह्यूमन राइट कमीशन में बैठ सकता है? ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष रह सकता है, राइट कमीशन का अध्यक्ष रह सकता है, कमीशन का अध्यक्ष रह सकता है, अध्यक्ष रहेगा, अध्यक्ष रहेगा यदि 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 सुप्रीम कोर्ट से आयु पूर्ण करके, आयु पूर्ण करके, पूर्ण करके निकलते हैं, करके निकलते हैं, निकलते हैं। अब इसके बारे में मुझे बताइए कि भाई कॉन्सेप्ट आपका किस क्लैरिटी के साथ जाएगा, राइट? तो चलिए, तो ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन है पहला 2 इयर्स, ऑप्शन है दूसरा 3 इयर्स, ऑप्शन है चौथा, मतलब तीसरा ऑप्शन है 5 इयर्स, और ऑप्शन है डी सर यह केवल 1 ईयर ही रह पाएंगे। रिटायरमेंट यानी आयु पूर्ण करके निकलते हैं, यानी उनकी उम्र पहले ही 65 वर्ष है, उनकी आयु पहले ही 65 वर्ष है। ठीक है, चलिए अमित कुमार क्लास के अंतर्गत है और क्लास का एक अभिन्न अंग है। करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं। बात को बताइए, देखो मान के चलो कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है यह अधिकतम कितने वर्ष के लिए ह्यूमन राइट कमीशन अध्यक्ष रहेगा? ह्यूमन राइट कमीशन कहां पर है? वो ह्यूमन राइट कमीशन जो आपको देखने को मिलते हैं, बिल्कुल भाई क्लास का हिस्सा है, हम क्या बात करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में बना है, और ऑब्वियसली अगर हम बात करिए अधिकतम 3 वर्ष के लिए सदस्य रह सकता है, या 70 वर्ष आयु तक के लिए भी ये सदस्य रह सकता है, 3 इयर्स तक के लिए सदस्य रह सकता है, क्योंकि यही ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर शर्त है, या तो 3 वर्ष या फिर इसी में और की कंडीशन के साथ बताया गया 70 ईयर एज, बट बाकी कॉन्सेप्ट क्रिएट नहीं हुआ। आगे हम बात करते हैं चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही से सुमेलित नहीं है? पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, चलो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है इसके बारे में चर्चा करिए, बात करते हैं। आर्टिकल 29 में संपत्ति का अधिकार नहीं है, करेक्टली मैच यही हो गया, ये मिसमैच हो गया, क्योंकि आर्टिकल 29 में तो बताया गया है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की चर्चा की गई है। अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है, अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है कि वह, यह अधिकार है, अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है, अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है कि वह जो माइनॉरिटीज हैं कि उनको ही यह अधिकार है कि वह, ठीक है, अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है कि वह, बहुत ही इंपॉर्टेंटली, ठीक है, कि वह अपने अपने लिए, अपने बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए बहुत ही मेजर से काम कर पाए। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम चर्चा करते हैं अपने बचाव के लिए वो क्या कुछ काम कर सकता है, यानी शैक्षणिक या सामाजिक, शैक्षणिक
या सामाजिक प्रबंधन कर सकता है, या सामाजिक प्रबंधन कर सकता है, प्रबंधन कर सकता है, प्रबंधन कर सकता है। ठीक है, पांचवा सवाल ये रहा, बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन एक, राज्यपाल को राज्यों की परिषद कहा जाएगा। राज्यसभा को राज्य की परिषद कहा जाता है और इस संघीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। बहुत बढ़िया। जो राज्यसभा होती है, द राज्यसभा कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ स्टेट एंड इट रिप्रेजेंट द फेडरल सिस्टम। ठीक है, राज्यसभा के पास धन विधेयक को 14 दिन से अधिक रोकने की शक्ति नहीं है। राज्यसभा लोकसभा के साथ समान रूप से संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने में भाग लेती है। अब इसमें से आपको बताना है कौन कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको करेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, या कौन कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको यहाँ करेक्ट देखने को नहीं मिलता। सबकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ओके, चलिए दोनों में चर्चा अगर की जाए तो आप इसके अंतर्गत ये समझेंगे कि भाई अगर हम बात करते हैं कथन एक की कि राज्यसभा को राज्यों की परिषद कहा जाता है और यह संघीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। एग्जैक्टली आंसर है सभी तीनों इसमें सही है। और जो राज्यसभा है ये राज्यों का परिषद शुरुआती तौर पर था और यह सही कब बनता है, मतलब यह राज्यसभा कब बना? सर इसको राज्यसभा नाम कब मिलता है? सर इसको नाम मिलता है राज्यसभा। वो कब मिलता है? 1954 में यह आपको राज्यसभा देखने को मिलेगा। 1954 में राज्यसभा बना, उससे पहले काउंसिल ऑफ स्टेट ही था। बताइए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मूल संरचना सिद्धांत, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इसमें शामिल नहीं है? जो मूल तत्व सिद्धांत आपको देखने को मिलता है इसमें से क्या चीज शामिल नहीं है, बताओ फटाफट से बताइए। इसके अंतर्गत क्या चीज शामिल है और क्या चीज इसमें शामिल नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है, बताइए। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, हम चर्चा करते हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन इट? संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मौलिक अधिकारों में अपरिवर्तनशीलता, इम्यूटेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट और सेक्युलरिज्म। देखो अगर हम बात करते हैं मूल संरचना सिद्धांत का मतलब क्या है कि संविधान में संशोधन तो आप कर लें बट इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट आता है सर बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपका चर्चा की जाएगी। देखो मौलिक अधिकार के अंदर अपरिवर्तनशीलता, अगर मैं एक बात बताऊं आपको, क्या मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं हो सकता? सर मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है। ठीक है, चलो याद रखना मैंने क्या बताया कि फंडामेंटल जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक या इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक या इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है क्या भला, जो हमारा बेसिक या इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर मैं इसी की चर्चा करता हूं तो हमें पता लगता है कि सर बेसिक या इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर हमें यह पता लग जाता है कि सर भारतीय संविधान के अंतर्गत परिवर्तनशीलता है। और इसी बेसिक या इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत यह बात कही जाती है, इसी के अंतर्गत यह बात कही जाती है कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन संभव है, कि इसके अंतर्गत जो संशोधन है, संशोधन संभव है, इसमें संशोधन संभव है, इसमें संशोधन संभव है, यानी इट इज पॉसिबल कि इसमें संशोधन हो पाए। तो मौलिक अधिकारों में अपरिवर्तनशीलता अगर आ जाती है तो ये तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 35 इस बारे में चर्चा करता है, आर्टिकल 35 इस बारे में चर्चा करता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन हो सकता है। अब यदि आर्टिकल 35 इस बारे में चर्चा करेगा, आर्टिकल 35 इस बारे में चर्चा करेगा तो इसके अंदर परेशानी क्या है? तो परेशानी ये है कि अगर 35 इसमें चर्चा कर सकता है तो यहां इम्यूटेबिलिटी लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल ये रहा सातवां, संविधान की किस अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियमों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्रदान किया गया है? देखो शुरुआती तौर पर यह बताया गया था कि न्यायिक समीक्षा से इसके अंतर्गत 31B के अंतर्गत चर्चा की गई थी कि जितने भी हमारे लैंड रिफॉर्म्स होंगे, यानी जो भूमि सुधार हमें देखने को मिलेंगे, उन सभी भूमि सुधारों का जो जुडिशियल रिव्यू है वो नहीं हो सकता, जो जुडिशियल रिव्यू है वो नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद इसमें जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोसीजर है वो शुरू किया जाने लगा। ठीक है,
लीजिए, अभी माइक ठीक है? ओके ओके, माइक हैज बीन फिक्स्ड। माइक ठीक कर दिया गया है, बीत गया था बेचारा। ओके ओके ओके, एक बच्चे का भी डाउट है, उसको भी आंसर करते हैं अभी। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्य में अधिकतम 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है, करेक्ट कथन है। अच्छा, इसके लिए जो सलाह देता है, इसके लिए जो सलाह देता है, राष्ट्रपति शासन के लिए सलाह देता है, वो हमारा गवर्नर देता है। वो देता है हमारा गवर्नर, सलाह देता है। अब गवर्नर के द्वारा जो भी सलाह दी जाएगी, गवर्नर, लेट सपोज गवर्नर ने कोई भी सलाह दी, गवर्नर की जो भी सलाह होगी इसी के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति काम करेगा। राष्ट्रपति इसी के अकॉर्डिंग डीलिंग करता है। राष्ट्रपति इसी के अकॉर्डिंग डीलिंग करता है कि गवर्नर जो भी बताया वो राष्ट्रपति देखेगा। राष्ट्रपति इसको 2 माह तक संसद में अनुमोदन के लिए रखता है। संसद में अनुमोदन के लिए रखेगा, संसद में अनुमोदन के लिए रखेगा। अगर 2 माह में अनुमोदन हो गया तो राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 महीने लग जाएगा, फिर 6 महीने बढ़ता चला जाएगा, मैक्सिमम 3 साल तक के लिए लग सकता है। बट पॉइंट यह है कि 2 माह तक संसद में अनुमोदन हो जाना चाहिए, इससे अधिक। तो अगर हम बात करते हैं, करेक्ट है। एसआर बोम्बे बनाम भारत संघ 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशा निर्देश दिए थे। ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मैंने इमरजेंसी चैप्टर में आपको पढ़ा रखा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही होते हैं। करेक्ट आंसर है कि सही कौन से हैं सर? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल आपको देखने को मिल रहा है। मतलब खुद से आप कहेंगे कि सर वाह, मजा आ गया। एकल नागरिकता का प्रावधान जो है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, कि भारत के नागरिक के पास एकल नागरिकता होगी, यह आपका कहां पर लिखा गया है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। फटाफट बताइए। इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, एकल नागरिकता वाले कॉन्सेप्ट में बच्चे गलती कर देते हैं। लोगों को लगता है कि आर्टिकल 10 इसका जवाब होगा, क्योंकि इसी के अंतर्गत बताया गया है नागरिकता का अधिकार। नागरिकता का अधिकार इसी में बताया गया है। तो छात्रों को लगता है कि सर क्योंकि नागरिकता का अधिकार यहां पर बताया गया है, मतलब राइट ऑफ सिटीजनशिप यहां पर है, और राइट ऑफ सिटीजनशिप यहां पर है, तो आंसर भी यही होगा, आंसर भी यही होगा। बट ऐसा नहीं है वास्तविकता में, कि भारत के अंतर्गत जो नागरिकता है वो एकल है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया एक प्रोविजन है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया एक प्रोविजन है। इसको समझें तो ये चीज आर्टिकल 5 में लिखी हुई है। आर्टिकल 6 में क्या है सर? पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, ये कहां पर है? आर्टिकल 6 में है। आर्टिकल 10 के अंतर्गत नागरिकता का अधिकार बताया गया है, और आर्टिकल 11 के अंतर्गत बताया गया है कि नागरिकता में अगर कोई भी अमेंडमेंट करना है, नागरिकता का संशोधन अगर कोई भी है, नागरिकता में संशोधन अगर कुछ भी होना है, तो नागरिकता में होने वाला संशोधन किस पे डिपेंड करता है? तो नागरिकता में अगर कोई भी संशोधन होना है तो इसके लिए बहुत क्लैरिटी के साथ कुछ शब्द कहे जाते हैं। और शब्द क्या है? कि भैया नागरिकता में होने वाला संशोधन केवल और केवल हमारा पार्लियामेंट कर सकता है, पार्लियामेंट के अलावा इसको कोई नहीं कर सकता। ये बात यहां लिखी हुई है। आगे बढ़िए, अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल है 11वें नंबर का। खालिद अल अनानी यूनेस्को के पहले अरब महानिदेशक बनेंगे, वह किस देश के हैं? ये तो काफी आसान सवाल है, करंट अफेयर का है, ऐसे सवाल आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो एक बच्चा है जिसका नाम है सहदेव, वो कह रहा है कि सर आपका तथास्तु बैच, अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ सच्चाई क्या है। तथास्तु जो बैच है वो 759 का है, मैं ठीक है भाई। और सर आपका मूल विधि और पॉलिटी का बैच, मूल विधि प्लस पॉलिटी का बैच 400 का है। पॉलिटी का जो बैच है वो 400 का है। तो और इसमें हम देख रहे हैं कि पॉलिटी दोनों में सेम है, कि पॉलिटी इसमें भी वही है और पॉलिटी इसमें भी वही है। तो सर अब हमें बता दीजिए ऐसा कैसे? बच्चे बहुत ध्यान से समझना। जो तथास्तु बैच है इसके अंदर आपके 5 सब्जेक्ट कवर होते हैं। इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड आपका जो पॉलिटी है वो कवर होता है, और साथ में स्टैटिक आती है। इस वजह से 759 का है। जो ये वाला है इसमें सब्सटेंशियल लॉ और पॉलिटी आती है, इसलिए 400 का है। और मेरे पास जो टाइम स्लॉट है वो लिमिटेड है, मेरे पास जो टाइम स्लॉट है वो लिमिटेड है, इस वजह से इसके अंदर जो पॉलिटी चल रही है वो इसके वाली ही चल रही है। ठीक है, और इसमें मुझे कोई छिपाने की जरूरत नहीं है कि मैं 70 चीजें छिपाता डोलूं कि नहीं जी अलग पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ा रहा भाई, दोनों में मर्ज करके पढ़ा रहा हूं पॉलिटी। ठीक है, हाँ कल को जब इसमें हिस्ट्री चलेगी वो उसमें नहीं चलेगी, बात खत्म, बहुत सिंपल है। जब इसमें मूल विधि चली थी वो इसमें नहीं चली थी, मैं झूठ नहीं बोलता भाई। ठीक है, मैं बहुत साधारण व्यक्तित्व है और बहुत सीधे शब्दों में बात करता हूँ। करेक्ट आंसर इसका इजिप्ट होगा। अगर यूनेस्को की बात करते हैं तो ये 1945 में बना था, पेरिस में इसके हेडक्वार्टर है। पेरिस, पेरिस फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएंगे, फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं।
ठीक है, चलो 12वें नंबर का सवाल ये रहा, इसके बारे में बताइए कि भैया राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड आपके आर्टिकल कौन कौन से हैं, राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड आर्टिकल आपके कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए। अमित जैसे महान मानव से ही धरती पर उजाला है, वाजी वाह। ठीक है, बताइए फटाफट से। अगर हम बात करें इसी के अंतर्गत आर्टिकल 14, 15, 16, ठीक है, अगर हम बात करते हैं और 18, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी देखने को मिलती है 14 से 18। 14 का मतलब है कानून के समक्ष समानता, ब्रिटेन से लिया गया। 15 का मतलब है इसका अनुसार 15 के आर्टिकल के अनुसार किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 के अनुसार जो आपकी सरकारी नौकरी के अवसर की समानता है वो सभी के लिए बराबर रहेगी। और जो आर्टिकल 18 है वो बताता है उपाधियों का अंत आपका निश्चित तौर पर होता रहेगा। करेक्ट आंसर की बात करूं सभी इसके अंतर्गत सही है। 13वां सवाल बताइए। डीपीएसपी के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, इस पर विचार करिए। डीपीएसपी के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, इस पे आपको विचार करना है, बात कर लेते हैं। बताइए, डीपीएसपी कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट, यानी डीपीएसपी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। जो डीपीएसपी हैं इनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। दीज कैन नॉट बी इम्पोज्ड बाय द लॉज ऑफ कोर्ट। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट है। डीपीएसपी का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, टू मेक ए वेलफेयर स्टेट, इसका उद्देश्य है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे बढ़िए। अगला है मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक है। बिल्कुल कहा गया था। मिनर्वा मिल्स के मामले के अंदर बताया गया था कि इन दोनों के बीच में एक संतुलन का होना बहुत जरूरी है। जैसे आप हैं, आपका मान के चलिए कोई मित्र है, तो आप में और आपके मित्र के अंदर भी एक संतुलन का होना बहुत जरूरी है। एक संतुलन का होना बहुत जरूरी है। अगर संतुलन नहीं होगा तो ऐसी परिस्थिति में आप और आपके जो मित्र हैं वो ठीक प्रकार से नहीं रह पाएंगे। तो सही मायने में करेक्ट आंसर इसका क्या होगा वो बताइए। सही मायने में करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा ऑल थ्री आर द करेक्ट आंसर्स जो आपको यहां देखने को मिल जाते हैं। आगे हम बात करते हैं 14वें नंबर का क्वेश्चन आंसर। लोक अदालत की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? लोक अदालत स्टैब्लिश किया जाता है अंडर विच आर्टिकल? लोक अदालत किस आर्टिकल के तहत आपको देखने को मिलता है बताइए। लोक अदालत आपको कहां देखने को मिलता है हम चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें आप मुझे बताते रहिए। ठीक है सर, बात कर लेते हैं जो लोक अदालत है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट है ये 39 ए में है, 323 ए में है, 323 बी में है। सर आर्टिकल 323 ए की अगर मैं चर्चा करता हूँ, 323 ए सर ये ट्राइब्यूनल्स के बारे में बात करता है, ट्राइब्यूनल्स के बारे में बात करता है, न्यायाधिकरणों के बारे में बात करता है, जैसे एनजीटी वगैरह है, ये सब आपके एक प्रकार के न्यायाधिकरण है। और यह आपको 42nd CAA 1976 में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अद्भुत तरीके की चीजें आपको इसके अंतर्गत देखने को मिल जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि इसके अंतर्गत आपको कोई समस्या आ रही होगी, बट पॉइंट ये है बच्चे, ये कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम है, दिस इज लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो 1987 में आता है, वही लोक अदालतों का निर्माण करता है। यह वास्तविकता में इसमें से किसी में नहीं, इसमें केवल फ्री लीगल एडवाइस आपको देखने को मिलेगी, केवल फ्री लीगल एडवाइस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, फ्री लीगल एडवाइस, दिस इज जस्ट अ फ्री लीगल एडवाइस आपको यहां देखने को मिल जाएगी। निःशुल्क विधिक सहायता। 15वां सवाल ये रहा, बताइए निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द की ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताएं। और यह किसके द्वारा कहा गया है ये भी आपको बताना होगा। अगर आप बताते हैं तो चीजें और अच्छी सही होंगी। फिर कहने की बात है, जैसे क्लास के अंतर्गत एक बच्चा है जिसका नाम आपको देखने को मिलता है, अच्छा बच्चा है ये, क्लास में काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ है, और इनका जो नाम है अक्षय कुमार रॉय इनका नाम है, AK रॉय इनका नाम है। अब इनके जो घर वाले हैं वो इनसे, आधे घर वाले इनसे कहते हैं कि भूरा, आधे घर वाले इनसे कहते हैं काड़ू। ठीक है, इनकी जो वो है वो इनसे कहती हैं एकू, AKU एकू इनको बोलती हैं। अब ये क्या बोलने वाली बात होगी, उनको लगता है, इनके आधे घर वालों को लगता है ये गोरे हैं तो भूरा कह दिया, आधे घर वालों को लगता है काले हैं तो इनको काड़ू कह दिया, आधी जो इनकी वो है वो इनको अक्कू कहती हैं, अक्कू, यानी सीधे तीनों चीजें मैच कर दी। लेकिन इसी प्रकार से प्रियम्बल को जिसने जैसा देखा उसने वैसा बोला। अब जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि संविधान की एक कुंडली है, कुंडली का मतलब है हॉरोस्कोप है, ये हॉरोस्कोप आपका ये है, ये हॉरोस्कोप आपका है ये, ठीक।
दिस इज कुंडली, दिस इज हॉरोस्कोप। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि ये हॉरोस्कोप है, कुछ लोगों का, अच्छा वो किसका कहना है, के एम मुंशी का ऐसा कहना है कि ये आपका होरोस्कोप है, दिस इज होरोस्कोप, के एम मुंशी का ऐसा कहना है। ठीक बात है, ओके सर। दूसरा हम इसके अंतर्गत पॉइंटर की बात करते हैं, दूसरा हम इसके अंतर्गत पॉइंट की बात करते हैं कि जैसे की कोई कहता है कि की नोट है, तो की नोट किसके द्वारा कहा गया है वो मुझे बताएं। करेक्ट आंसर होगा प्रियम्बर। संविधान की आत्मा भी कहते हैं, जैसे हृदयनाथ कुंजरू हैं, के एम पन्नीककर हैं। अब पालकी वाला क्या कहते हैं, पालकी वाला कहते हैं आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड है ये, आइडेंटिटी कार्ड इसको किसने कहा है, ये एन ए पालकी वाला ने कहा है, एन ए पालकी वाला ने कहा है। इनकी पालकी का बिजनेस था इसलिए पालकी वाला हो गया। बहुत बढ़िया। कीनोट किसके द्वारा कहा गया, एक ब्रिटिश है, एक ब्रिटिश है जो इसको कीनोट बोलेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 16वें नंबर का सवाल, ये रहा आपके सामने जनाब, बताइए। नाग रहे जनाब, नाग रहे, इसमें समझिए आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है। यह क्या करता है, जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्रदान करेगा, वाजीवा। दूसरा है, इसे 5 अगस्त को संविधान लागू होना जम्मू कश्मीर का आदेश 2019 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया। 35A जम्मू कश्मीर में विधानसभा को स्थायी निवास को परिभाषित करने की शक्ति देता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्थायी निवास है वो 35A के अंतर्गत आपको विस्तृत देखने को मिल जाएगा। एक बात बताऊं आपको, सही एक बच्चा कह रहा है अर्नेस्ट हैकल, अबे अर्नेस्ट बेकर है बाबू, अर्नेस्ट बेकर है, अर्नेस्ट बेकर आपको देखने को मिल जाएंगे, अर्नेस्ट बेकर आपको देखने को मिल जाएंगे, अर्नेस्ट बेकर हैं जिनके द्वारा यह किया गया है, अर्नेस्ट बेकर हैं जिनके द्वारा यह किया गया है। ठीक बात है, आगे अब हम चर्चा करते हैं, बताइए जरा। देखिए सर, यहां पर यह आपको देखने को मिल रहे हैं पॉइंटर्स, और इन पॉइंटर्स के बारे में हम चर्चा करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, बताते हैं। यह 35A है जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंतर्गत स्थायी है। करेक्ट बात है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 370 आपका बना कब था, फिर ये अलग से बना है, संविधान में नहीं बना, ये नवंबर 1956 में बना है अलग से, और तब जाकर इसको यहाँ पर जम्मू कश्मीर में लागू किया गया, सारे प्रोविजन इसमें डाले, तब जाके यह बना। अब जम्मू कश्मीर के आदेश 2019 के माध्यम से निरस्त होते हैं, यह भी याद रखना। 35A जम्मू कश्मीर के लिए एक स्पेसिफिक स्टेट होने का दर्जे की बात भी करता है। तीनों ही स्टेटमेंट सही थे। आगे हम बात करते हैं 17वें नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत प्रक्रिया के लिए आवश्यकता नहीं है। देखो, आपके आर्टिकल 368 को अगर आप देखोगे तो संशोधन की प्रक्रिया दो प्रकार की है, संशोधन की प्रक्रिया दो प्रकार की है। संशोधन की प्रक्रिया कैसे है सर, दो प्रकार की प्रक्रिया है। जो संशोधन प्रक्रिया है, जो संशोधन प्रक्रिया है, क्या संशोधन प्रक्रिया, यह दो प्रकार की है। संशोधन प्रक्रिया कैसे, इट इज ऑफ टू टाइप, संशोधन प्रक्रिया दो प्रकार की है। ठीक है सर, याद रखेंगे, संशोधन प्रक्रिया दो प्रकार की है। बहुत बढ़िया, एक है साधारण, एक है विशेष, एक साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत। बहुत बढ़िया सर। अब इसी के अंतर्गत बात करते हैं, जो द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल मेजॉरिटी प्रोसेस। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि जो प्रेजेंट लोग हैं, प्रेजेंट लोग होने चाहिए 50% प्लस 1, और फिर आपकी जो वोट पड़े वो 2/3 होनी चाहिए। संसद के दोनों सदनों का अलग अलग 2/3 बहुमत। ओके सर। कम से कम आधे राज्य की विधानसभाओं का समर्थन, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति, दोनों सदनों के कुल सदस्य का बहुमत। करेक्ट आंसर है 2/3 बहुमत। करेक्ट आंसर वुड बी ए होगा बच्चे। ठीक है, अच्छा नहीं है, ओहो नहीं है, पूछा है भैया। संसद के दोनों सदनों के अलग अलग 2/3 बहुमत आपको देखने को मिलते हैं कि यह इसी में मेजोरिटी की बात करेंगे, इसी के अंतर्गत मेजोरिटी की बात करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखना, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, वो भी समझ लीजिएगा कि कम से कम आधी राज्य की विधानसभाओं का अनुसमर्थन, कुछ प्रावधान इसके अंतर्गत बताए गए, तो वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। ये तो विशेष है, ये तो डायरेक्टली विशेष है। पूछा है कि कौन सा एक विशेष नहीं होगा, पूछा गया है सर राष्ट्रपति की अनुमति पहले चाहिए, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए, प्रायर आपको अप्रूवल चाहिए, यह आपका अलग है। प्रायर अप्रूवल आपका अलग है, उसके बारे में थोड़ा सा आप इसके अंतर्गत चर्चा कर लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलो 18वें नंबर का सवाल बताइए। ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। ग्राम सभा की कुछ कथन है, इस पे आप विचार कर लीजिए। ग्राम सभा में गांव के सभी वयस्क मतदाता सदस्य होते हैं। बहुत बढ़िया। ग्राम सभा का अधिकार 73वें संविधान संशोधन से मिला है। पेशा एक्ट 96 अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा से अधिक शक्तियां देता है। कौन सा सही है, इसके बारे में बात करते हैं। सर तीनों ही स्टेटमेंट इसके अंतर्गत आपको सही देखने को मिल जाते हैं, तीनों।
ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही है। कारण क्या है? देखो बच्चे, बात को समझना कि ग्राम सभा में गांव के सभी जो वयस्क हैं वो मतदाता सदस्य हैं, यह आपके हैं आर्टिकल 40 के अंदर। आर्टिकल 40 के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बताइए। थोड़ा सा रहा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखो तीनों स्टेटमेंट सही है, मैंने बताया ऑल थ्री आर करेक्ट। कारण इसके पीछे का यही है कि देखो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा यह किया गया है। करेक्ट आंसर है, ग्राम सभा इसी में बनती है। ये लागू जो होती है आपकी 24 अप्रैल में आपकी लागू होगी, 24 अप्रैल 1993 में लागू होगी। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, आपका जो सवाल है 19वें नंबर का सवाल है, न्यायिक पुनर्वलोकन जो आर्टिकल 137 में है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भारत संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति अमेरिकी संविधान से ली गई है, स्टेटमेंट सही है। सर्वोच्च न्यायालय संसद के द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच करता है। द सुप्रीम कोर्ट कैन एग्जामाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। क्या ये सच बात है? जी हाँ, ये सच बात है। ये भी सच बात है। अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्य न्यायिक पुनर्वलोकन से पूरी तरीके से मुक्त है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल का कोई भी अगर काम है, वो आपको न्यायिक पुनर्वलोकन के अंतर्गत ही देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो न्यायिक पुनर्वलोकन में ना हो, वो न्यायिक पुनर्वलोकन में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल है 20वां। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने दिल्ली विधानसभा संशोधन के नाम से जाना जाता है? कब दिल्ली की विधानसभा का निर्माण कब होता है? बताइए। दिल्ली में विधानसभा का निर्माण हुआ, वो निर्माण कब रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दिल्ली विधानसभा के बारे में चर्चा करते हैं। सर, जो दिल्ली की विधानसभा है ये 1991 में बनती है, 1991 में बनती है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 239 ए है, 239 ए आपको देखने को मिल जाएगा। जो 69वां संविधान संशोधन है यही 1991 में होता है और दिल्ली असेंबली का गठन करता है। 70 सीट्स आपको इसके अंतर्गत देखने को मिल जाती है। 70वां संविधान संशोधन 1992 में है और जो आपको देखने को मिलता है 70वां संविधान संशोधन ये बात करता है कि दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, ये आपको यहां देखने को मिलता है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी है। 102वां संविधान संशोधन है आपके कुछ एक वैचारिक, आपकी जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है वो आपको यहां देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए 21वें नंबर का सवाल बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के किस प्रस्ताव को विद्रोह का खुला घोषणा पत्र कहा था? कि दिस इज ओपन रेबेलियन मैनिफेस्टो। दिस इज ओपन रेबेलियन मैनिफेस्टो कहा गया था, या किसको कहा गया था इसके बारे में आप बताएं। यह किसको कहा गया था? करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं, यह किसको कहा गया है इसके बारे में चर्चा करिए। ठीक है, बताइए। ठीक है, चलो देखो यार, अगर आप क्लास को लाइक नहीं करते हो ये कितनी गलत बात है जीवन में। देखो मैं भी तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आके इतनी दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, बात को समझिए। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के किस प्रस्ताव को विद्रोह का खुला घोषणा पत्र कहा? दैट वाज 8 अगस्त का जो बॉम्बे रेजोल्यूशन था, क्योंकि बॉम्बे रेजोल्यूशन के माध्यम से ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होते ब्रिटिशर्स ने कहा था दिस इज ओपन रिबेलियन मैनिफेस्टो। ये लोग तो पागल हो गए, लोग तो गुथना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, कटना चाहते हैं। और इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने इसका जो मतलब किया क्या था, तो ब्रिटिश सरकार का रिएक्शन क्या था? तो ब्रिटिश सरकार का जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या था? ब्रिटिश सरकार का रिएक्शन था कि इन्होंने ऑपरेशन जीरो पावर यहां पर शुरू कर दिया। इन्होंने ऑपरेशन जीरो पावर को यहां पर इनिशिएट कर दिया। भारतीयों के पास जितनी भी शक्तियां थी वो सबकी सब शक्तियां छीन ली गई
वो था ऑपरेशन जीरो पावर। करेक्ट आंसर है जीरो पावर। 14 जुलाई को जो वर्धा प्रस्ताव था, जो वर्धा प्रस्ताव के बारे में आप सोच रहे हो, इसमें विचार किया गया था कि हम भारत छोड़ो जैसे आंदोलन को कर सकते हैं, बट वो ओपन रेबेलियन मैनिफेस्टो नहीं था। 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस था, ये कुछ ऐसा, इसमें कोई पॉइंट ही नहीं होता। 22वां सवाल बताएं। मई 25 में जर्मनी की कैपिटल बर्लिन हो जाएगी, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन हो जाएगी। और अगर हम बात करते हैं तो भैया इसमें करेक्ट आंसर आपका है जो फ्रेडरिक मर्ज हैं, अभी रिसेंटली चांसलर बने हैं जर्मनी के, राइट। आगे हम बात करते हैं 23वें नंबर का सवाल है गदर पार्टी के बारे में, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे तो गदर पार्टी के बारे में कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। हाँ या ना, की गई थी। बढ़िया। गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ना था। करतार सिंह सराभा गदर पार्टी के सबसे युवा शहीदों में से एक थे। करतार सिंह सराभा वो हैं जिससे भगत सिंह भी मोटिवेट हुए हैं। ये भगत सिंह के गुरु हैं, जो अपने शहीद भगत सिंह जी हैं। दिस इज इंस्पिरेशन टू भगत सिंह, इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन टू भगत सिंह, इंस्पिरेशन टू भगत सिंह। तो भगत सिंह जी को ये इंस्पिरेशन है, भगत सिंह जी को ये इंस्पिरेशन है। और करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करता हूं तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा कि सर जी इसमें आपको देखने को मिलेगा तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है। ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट, क्योंकि यही पॉइंट तो था। इसमें बरकतुल्ला खान, रामचंद्र, ये भी इसमें शामिल देखने को मिल जाएंगे, ये भी इसमें शामिल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला सवाल क्या होगा? अगला सवाल है 24वां। महलवाड़ी सिस्टम किन क्षेत्रों में लागू था? माल है, बाबा की देहात है, सुना है आपने? आपने सुना होगा। ठीक है, चलिए, राइट, आपने सुना होगा माल है, बाबा की देहात है, सुना है। तो जो माल है बाबा की दया तक कहा जाता है, इस पॉइंटर के बारे में आप समझना, ये आपका नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड पार्ट ऑफ पंजाब, ये पंजाब क्षेत्र में आपका लगता है। क्योंकि जो माल है टर्म आपको देखने को मिलता है, ये हरियाणा में देखने को मिलता है मेजरली, तो ये भी आपको वहीं पर देखने को मिला है। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, फटाफट बताइए क्या पॉइंटर्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, गुरु जी नमस्ते। ठीक है यार मान जा, यार पंजाबी मत लिख लाला, अभय तिवारी मान जा। करेक्ट आंसर यही होगा। अगर हम बात करते हैं बंगाल बिहार के अंदर आपका कौन था सर, इसमें आपको जमींदारी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, जमींदारी सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूं जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, इसके अंदर आपको रैयतवाड़ी सिस्टम देखने को मिलेगा, रैयतवाड़ी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। 25वें नंबर का सवाल ये रहा, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? रॉलेट एक्ट के अंतर्गत किसका जो मतलब आंदोलन का जो नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट? सर क्विट इंडिया मूवमेंट है 1942 में आया है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1930 में आया है, सत्याग्रह आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन 1920 में आया। करेक्ट आंसर यही है कि असहयोग आंदोलन देखने को मिलेगा जो 1920 में आया है, गांधी जी के द्वारा यहां पर लेकर आया गया था। इस चीज को आप तगड़े तरीके से आप शुरू करेंगे, बट इसके अंदर एक बात को समझना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो 1920 में है और सत्याग्रह इन्होंने शुरू किया था, वो छोटे से समय तक रहा था, 1919 में छोटे से समय तक रहा था, सफल नहीं हो पाया था। इट वॉज फॉर 1919 ही, 1919 में ही रहा है, सफल नहीं हो पाया था। करेक्ट आंसर सत्याग्रह मूवमेंट ही आपको देखने को मिलेगा, सत्याग्रह मूवमेंट ही आपको देखने को मिलेगा, सत्याग्रह। ठीक है, याद रखिए। 26वां सवाल हमें बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी विक्षोभ के बारे में सही है? पश्चिमी विक्षोभ के बारे में सही है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पश्चिमी विक्षोभ आखिरकार है क्या? सर ये बरसात होने के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आखिरकार होता क्या है? देखो सच बात यह है कि दीज आर द साइक्लोन फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन ब्रिंगिंग विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जैसे हमारे यहाँ पर बारिश होती है, सर्दियों में बारिश होती है नॉर्थ वेस्ट रीजन में, उत्तर पश्चिमी भारत के अंतर्गत, तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही होती है। ये उठते कहां से? मेडिटेरेनियन रीजन से उठते हैं। ये भी सवाल तगड़ा है। 27वां, डोल्ड्रम्स और रोअरिंग फोर्टीज के बारे में सही कथन बताइए। डोल्ड्रम्स काम जोन होते हैं जो इक्वेटर के पास है। डोल्ड्रम्स क्या होते हैं? काम जोन होते हैं जो इक्वेटर के पास है, मतलब इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, इक्वेटर, इक्वेटर के पास आपको डोल्ड्रम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जो रोअरिंग फोर्टीज हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 50 डिग्री के बीच तेज पश्चिमी हवाएं जो होते हैं, इनको रोअरिंग्स कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? इनको रोअरिंग्स कहा जाता है। करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं।
देखो एग्जैक्टली जो आंसर है वो दोनों ही सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब यहां पर अगर आप समझेंगे रोरिंग क्या होती है, जो रोरिंग फोर्टीज है ये दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांश के बीच की तेज पश्चिमी हवाएं हैं, और वहीं जो डोलड्रम्स हैं ये भूमध्य रेखा के पास का शांत क्षेत्र जहां हवाएं बहुत कम होती है। ये दोनों ही पॉइंटर्स आपके करेक्ट हैं, ठीक है, याद रखेंगे, दोनों ही पॉइंटर्स आपके करेक्ट हैं, याद रखना। 28वां सवाल, भारत में मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में कथन, कौन सा कथन गलत है पूछा है। मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में गलत कथन बताइए, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है इसके बारे में गलत क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में गलत क्या है। सर अगर हम बात करें सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव है, सही है। मैंग्रोव लवणीय जल में उगते हैं, सलाइन वाटर चाहिए, सही है। तटीय क्षरण को रोकने में मदद करते हैं, हेल्प इन प्रिवेंटिंग कोस्टल इरोजन, परफेक्ट है, ये भी सही है। यह केवल पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। अगर हम बात बताएं तो यार पाए तो पूर्वी तट पे जाते हैं, एग्जैक्टली तो बात यही है, ये पूर्वी तट पर ही आपको मेजरली देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यार एग्जैक्टली आंसर को हम देखें, वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, गुजरात में। ये कहां कहां पाए जाते हैं, या तो वेस्ट बंगाल में है या ये गुजरात में है। तो वेस्ट बंगाल पूर्वी तट में नहीं आता, करेक्ट आंसर हो गया डी। अच्छा, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं इसमें सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जिस वजह से हम बात करें ये सुंदरबन डेल्टा बन जाता है। यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है जिस कारण से यह सुंदरबन डेल्टा आपका बन जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा आपका, बताइए 29वां, आपसे पूछा गया है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन क्या है। थर्मोहेलाइन सैक्लिन के बारे में आपसे पूछा गया है, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सर जी बात करते हैं, जो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन है सर यह महासागरीय जल की परिसंचरण है जो तापमान और लवणता के अंतर से संचालित होता है। इट इज अ ओशन वाटर सर्कुलेशन ड्रिवन बाय द डिफरेंसेस इन द टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। इसे ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट भी कहा जाता है। इसका जलवायु नियमन में कोई भूमिका नहीं है। बहुत अगर हम बात करते हैं किसकी भला, जो थर्मोलाइन सर्कुलेशन है, थर्मोलाइन सर्कुलेशन की हम बात करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर जब बार बार ऑल 3 ही आ रहा है तो आपकी बार भी वही होगा ना। बहुत देखिए, वास्तविकता की बात यह है कि जलवायु नियमन में इसकी भूमिका है। कुछ मौसम जहां बर्फ नहीं जमती वहां बर्फ इसकी वजह से जमती है, कुछ ऐसे स्थान जहां बर्फ जमती है इसके पहुंचने से वहां बर्फ पिघल जाती है। करेक्ट आंसर ये हुआ कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही इसको लेकर सही है, बाकी स्टेटमेंट इसको लेकर सही नहीं। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं अगला सवाल 29 के बाद 30वें नंबर का क्वेश्चन क्या है। जुलाई 25 में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला डीजी सोनाली मिश्रा देखने को मिलेंगे। इसकी स्थापना 1985 में होती है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर भी है। आगे हम बात करते हैं 31वें नंबर का सवाल, क्रिस्पर केस 9 तकनीक किस क्षेत्र से संबंधित है और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। क्रिस्पर कैस 9 किससे रिलेट करती है, क्रिस्पर कैस 9 जो क्रिस्पर कैस 9 है किस चीज से रिलेट करती है, फटाफट बताइए। बगैर परेशानी के इसके अंतर्गत हम बात बताएंगे, ठीक है, चलो बगैर परेशानी के। जो इमैनुअल शेरपॉलिस है, इमैनुअल शेरपॉलिस है, एक पर्सन है इमैनुअल शेरपॉलिस, इमैनुअल शेरपॉलिस है, शेरपॉलिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमैनुअल शेरपॉलिस, इमैनुअल शेरपॉलिस वो पर्सन है जिन्हें 2020 में नोबेल मिला था, नोबेल मिला था। एग्जैक्टली जीन एडिटिंग के लिए फेमस पर्सन है। क्रिस्पर केस 9 आपका जीनोम एडिटिंग देखने को मिलता है। एक प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में इमैनुअल शेरपॉलिन को यहां पर मेडल मिला था, ठीक है। जय महिष्मति भाई, जय महिष्मति। आगे बढ़िए, एंटीबायोटिक प्रतिरोध, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तब होता है जब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के खिलाफ प्रतिरोधी हो जाए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अकर व्हेन बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। अगर एंटीबायोटिक्स के प्रति यह आपके बिल्कुल सजग हो जाते हैं तो ही यह काम करता है। बहुत बढ़िया। एंटीबायोटिक वायरल संक्रमण जैसे सर्दी फ्लू से प्रभावी होते हैं। बहुत बढ़िया, सर्दियां फ्लू से प्रभावित होते हैं। फिर ये एंटीबायोटिक नहीं होते, एंटीबायोटिक जख्म चोट जब लग जाती है तब एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक इसमें नहीं दिया जाता। दूसरा कथन गलत है। WHO ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में माना है, करेक्ट है। पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। सचिन यादव
कैसे हैं आप? ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, 33वां है। म्यून के बारे में बताएंगे। म्यून क्या है? व्हाट इज म्यून? म्यून क्या है? आपको म्यून म्यून आपको देखने को मिलता है। ठीक है, म्यून म्यून के बारे में हम चर्चा करते हैं। म्यून आपको क्या देखने को मिलता है, बताओ म्यून क्या है? म्यून की हम बात करते हैं। म्यून क्या है सर? म्यून क्या है? क्या एक प्रकार का न्यूट्रिनो है? नहीं सर, म्यून न्यूट्रिनो नहीं है। म्यून हैवी वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉस्मिक रे। जब कॉस्मिक किरण पड़ती है तो उसमें से जो हैवी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो म्यून कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? म्यून कहलाते हैं। तो म्यून होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो भारी लेवल पे निकलते हैं। जब कोई कॉस्मिक रे बनती है तो उसमें से निकलती है। चलिए, चलो 34वें नंबर का सवाल। भारतीय न्याय संहिता 2023 को 1800 कब प्रतिस्थापित करता है? 1 जुलाई 2024 को। 35वें नंबर का सवाल बताइए, बीएनएस की किस धारा में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे के में डालने वाले कृत्य है, ठीक है, प्रावधान है जो आईपीसी की धारा 124 में है, राजद्रोह का स्थान ले लिया है? ये सवाल मोस्ट फेमस है, इसको लिख लेना, पेपर में आएगा। मोस्ट फेमस क्वेश्चन है। इसकी वीडियो आने वाली है आपकी, जिसमें मैं आपको आईपीसी और बीएनएस में कंपैरिजन बताऊंगा। आईपीसी और बीएनएस में कंपैरिजन बताऊंगा, ये वीडियो भी आपकी आने वाली है। ठीक है, याद रखना। तब बीएनएस में एक सेक्शन है 152, बीएनएस में एक सेक्शन है 152, वो हमें बताता है किसके बारे में? वो बताता है हमें सेडिशन के बारे में। वही हमें सेडिशन के बारे में बताता है, राजद्रोह के बारे में बताता है। वो आईपीसी में 124 ए में था, लेकिन अब वो यहां पर है। ठीक है, उम्र कैद तक की सजा प्रावधानित है। 36वां सवाल बताइए, बीएनएस से ही सवाल। बीएनएस में भीड़ हत्या, मॉब लिंचिंग को पहली बार एक विशिष्ट अपराध के रूप में परिभाषित किया गया। करेक्ट स्टेटमेंट है, हाँ जी किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस अपराध के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है। डेथ पेनल्टी और लाइफ इंप्रिजमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर दिस ऑफेंस, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह शामिल होना चाहिए, तभी तो ये होगा। परफेक्ट है भाई साहब। भीड़ हत्या, मॉब लिंचिंग जो है वो अब आपको यही देखने को मिलती है कि भीड़ हत्या को पहली बार परिभाषित किया गया। तीनों ही स्टेटमेंट आपके भीड़ हत्या से रिलेट करते हुए बिल्कुल सही है। और बीएनएस की धारा 103 के दूसरे क्लॉज में इसको बताया गया है। 103 के दूसरे क्लॉज में इसको बताया गया है। बीएनएस 103 क्लॉज 2, बीएनएस 103 क्लॉज 2 में इसकी चर्चा की गई है। किसकी? मॉब लिंचिंग, दहेज हत्या। आगे अगला सवाल आपका 37वें नंबर का। बीएनएसएस एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड अबाउट द जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर की जो चर्चा की गई है वह आपकी कहां पर की गई है? बताइए फटाफट से, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। जीरो एफआईआर, देखो जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट थी 2012 में, जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट पर ये बेस करती है। 2012 में जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट पर ये बेस करती है। जस्टिस वर्मा है तो जस्टिस वर्मा की जो रिपोर्ट आती है, जस्टिस वर्मा की जो रिपोर्ट आती है उसी के ऊपर जीरो एफआईआर रिलेट करती है। और ये बीएनएसएस 179 से रिलेट करेगी। बीएनएसएस 179 से रिलेट करेगी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा आपका 38वां। विच फॉर्मर इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनर हैव बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द पेन ट्रांसलेट अवार्ड 25? पेन ट्रांसलेट अवार्ड गीतांजलि श्री को मिला है। बानू मुश्ताक को इस बार का आपका इंटरनेशनल बुकर मिला था हर्ट लैम्प के लिए। और जो पेन प्रिंटर प्राइज मिला है वो टॉम्ब ऑफ सैंडी के लिए मिला है गीतांजलि श्री को। दीपा भाष्ती जो है वो बानू मुश्ताक के लिए ट्रांसलेटर है, क्योंकि बानू मुश्ताक कन्नड़ में लिखती हैं। ये 39वां सवाल है। बीएनएसएस में महिलाओं की तलाशी केवल महिला पुलिस अधिकारी ही ले सकती है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, सिवाय असाधारण परिस्थितियों में। महिला अभियुक्तियों को महिला पुलिस स्टेशन या विशेष सुविधाओं में रखा जाना चाहिए। तीनों ही स्टेटमेंट सही है। महिला की सुरक्षा को देखते हुए ये सारे कदम उठाए गए हैं। ठीक है, चलो मेरा दिन कैसा गया? मेरा दिन यार बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो दिन चलेगा, अभी तो 10:30 बजे भी क्लास है भाई, भाग कहां रहे हो तुम? आगे बढ़िए। बीएनएसएस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायिक कार्यवाही के संबंध में किस धारा में प्रावधान है? विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? बताओ कौन सा ऐसा सेक्शन है बीएनएसएस का जो कंटेन करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कि वीडियो के माध्यम से भी जो न्यायिक कार्रवाई है वो चल सकती है। इसके माध्यम से भी न्यायिक कार्रवाई चल सकती है, इसके बारे में बताएं, बगैर परेशानी के बताइए।
देखो बच्चे, बीएनएसएस 344 वो है, बीएनएसएस 344 वो है जो इस प्रकार की बातों की चर्चा करेगा कि अगर हम बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी इसके माध्यम से चल सकती है। बी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेक्शन 344, और ये है आपका 41वें नंबर का सवाल। बीएनएसएस में चैन स्नैचिंग आपको जो देखने को मिलती है 303 स्नैचिंग, पहली बार एक विशेष अपराध बना है, करेक्ट है। इस अपराध के लिए 3 वर्ष तक की सजा, जुर्माना दोनों है। यदि चैन स्नैचिंग के दौरान गंभीर चोट लगती है तो सजा 7 वर्ष तक जा सकती है। तीनों स्टेटमेंट फिर से सही है। जो बीएनएस का सेक्शन 303 है, 303 इसको बोलते हैं, 303 इसको बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर है इसका अंदर। ठीक है, चलिए। इसमें नहीं, ये नहीं है, 3 वर्ष तक की सजा का कारावास नहीं है, पहला और तीसरा ही होगा खाली। मुझे याद आया, चैन स्नैचिंग में 3 साल की सजा नहीं है, चैन स्नैचिंग में 3 साल की सजा नहीं है। ऑल राइट, इसमें नहीं है। मेरे पे गलती से लग गया तो आपने कह दिया कि हाँ सर यही सही है। यार थोड़ी तो शर्म किया करो, थोड़ी छोटी मोटी जो शर्म हो जाती है उसमें भी रखा करो, ठीक है, याद रखना। ठीक है, याद है सर, डायरेक्टली 7 वर्ष की ही दी गई है। ये आपके घर के लिए सेक्शन है, टेररिस्ट एक्ट के बारे में कहां पर बताया गया है, आतंकवादी कृत्य, ये होमवर्क के लिए इसमें बताना चाहिए कि टेररिस्ट एक्टिविटीज को कहां पर परिभाषित किया गया है। तो आज के लिए यहीं पर होगा, ठीक है, चलिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। अब आपसे जो मुलाकात होगी वो कल की क्लासेस में तो होगी ही होगी। कल हम एक मैराथन लेने जा रहे हैं, मैराथन लेने जा रहे हैं आप लोगों के, आपके खुद के पर्सनल चैनल पर, जिसके अंतर्गत मैं वन शॉट में पॉलिटी को कवर करने वाला हूं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप सभी जरूर आए। 6 घंटे के आसपास की ये चलेगी और पूरी पॉलिटी को खत्म कराया जाएगा, आइएगा जरूर, आप लोगों से विनम्र निवेदन है। दूसरा, अभी आपसे जो मुलाकात होगी वो 10:30 बजे होगी, जो चर्चा करेगी आपके आरआरबी एनटीपीसी मॉक के बारे में। तो इसके लिए भी रेडी रहना, लाइव जुड़ना मॉक से जितना ज्यादा हो सके। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।